दोस्तों हमारे YouTube चैनल कॉमर्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की श्रृंखला, जिसके अंतर्गत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को सरल ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं अभी हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए संघर्ष और उसके बाद हुए शांति समझौते की। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि इनके बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि शांति समझौता करवाने की नौबत आई। तो दोस्तों दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दक्षिण कॉकेशस में स्थित नगोर्नो काराबाख नामक क्षेत्र पर अधिकार को लेकर इनके बीच हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। और अभी हाल ही में सितंबर के आखिरी हफ्ते में दोनों देशों में मार्शल लॉ की घोषणा की गई और इनके मध्य सैन्य संघर्ष आरंभ हो गया, जिसने अत्यंत गंभीर रूप धारण किया। और इसकी परिणति यह हुई कि 6 हफ्तों के इस युद्ध के दौरान ही आधिकारिक रूप से लगभग 1200 लोग मारे गए और हजारों बेघर हो गए। देखिए ये तो आधिकारिक आंकड़ा है, कहा तो यह भी जाता है कि 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और फिर रूस की मध्यस्थता से 10 नवंबर 2020 को दोनों देशों के बीच एक शांति समझौता स्थापित किया गया, जिसके अनुसार अब हम इस शांति समझौता की पॉइंट्स की बात कर लें तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि दोनों देश इस क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखेंगे। हालांकि यथास्थिति बनाए रखने से अजरबैजान को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस संघर्ष के दौरान उसने लगभग 15 से 20% क्षेत्र पर ज़्यादा कब्जा जमा लिया है। दोस्तों हम आपको मैप से भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये सारा एरिया जो आप हैं वो मैप से ज़्यादा देखकर समझ सकेंगे। तो देखिए ये है सामने मैप, है ना। और इस मैप में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है जो बीच का पोर्शन, ये है नगोर्नो काराबाख, ठीक है। और इस क्षेत्र को लेकर सारी लड़ाई हो रही है और इसके आसपास के रीजन को हम दोबारा आपको समझाएंगे। तो पहले आप देख लीजिए इसको, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इस समझौते के तहत सभी अभियानों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया और रूस की शांति सेना नगोर्नो काराबाख क्षेत्र में संपर्क रेखा लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट और इस क्षेत्र को आर्मेनिया से जोड़ने वाले लाचिन कॉरिडोर में लगभग 5 वर्ष के लिए तैनात की जाएगी और रूस की शांति सेना में लगभग 2000 सैनिक इस क्षेत्र में तैनात रहेंगे। अब हम ये बात कर लें कि ये जो रूस की सेना तैनात रहेगी ये कहाँ पर रहेगी। तो ये देखिए मैप से हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो नागोर्नो काराबाख का एरिया है, जो विवादित एरिया है, इस एरिया में रूस की सेना को स्थापित किया गया है। शांति समझौते में ये बात की गई है और ये 5 साल के लिए तैनात रहेगी। हम आपको मैप के माध्यम से शांति समझौते को समझाने की और कोशिश करते हैं। देखिए ये जो ऊपर वाला एरिया है इसे कहा गया कि आर्मेनियन फोर्स 15 नवंबर तक इस एरिया को छोड़ दे और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है इसके लिए कहा गया कि 1 दिसंबर तक यहाँ पर जगह खाली कर दे। और ये जो नागोर्नो काराबाख के राइट हैंड साइड पे वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसके लिए कहा गया कि आर्मेनियन फोर्सेज यहाँ से 20 नवंबर तक हट जाएं। और ये जो नीचे का आपको डार्क एरिया दिखाई दे रहा है ये अजरबैजान के कब्जे में आ गया है इस युद्ध के दौरान, जो कि 15 से 20% का क्षेत्र है, जिसके लिए अजरबैजान की काफी बड़ी जीत मानी जा रही है ये। और कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बीच का एरिया है यहाँ पर रशियन पीस कीपर्स रहे। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। और इस दौरान शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित लोग इस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वापस लौट सकेंगे और दोनों पक्ष युद्धबंदियों और मृतकों की अदला बदली कर सकेंगे। फोर्थ पॉइंट की बात कर लें तो इस समझौते के अनुसार नख्चिवन से अजरबैजान तक एक नया कॉरिडोर शुरू किया जाएगा जिस पर रूस का नियंत्रण होगा। देखिए ये भी हम आपको दिखाते हैं, नख्चिवान वाला एरिया मैप में देखिए आप, ये है नख्चिवान वाला एरिया। तो नख्चिवान से अजरबैजान तक एक नया कॉरिडोर शुरू किया जाएगा जिस पर रूस का नियंत्रण होगा। अब रूस की मध्यस्थता से हुए इस शांति समझौते पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने हस्ताक्षर किए हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच बार बार संघर्ष क्यों होता है। देखिए पहले हमने बात की कि क्या है मुद्दा, अब हम बात कर रहे हैं कि संघर्ष क्यों होता है और तनाव क्यों बना रहता है। इसके लिए हमें इस क्षेत्र के इतिहास में झांकना होगा। तो देखिए 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसके परिणाम स्वरूप 1918 में आर्मेनिया और अजरबैजान रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए, ठीक है। और सन 1922 में सोवियत यूनियन या सोवियत गणराज्य का ये हिस्सा बन गए। और उस समय की तत्कालीन सोवियत सरकार ने लगभग 95% आर्मेनियाई ईसाई आबादी वाले नगोर्नो काराबाख क्षेत्र को अजरबैजान के अंदर ही एक स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया। अब आप मतलब ये समझिए कि जो अजरबैजान जो देश है उसके अंदर एक स्वायत्त क्षेत्र है जो कि नगोर्नो काराबाख है और मेन मुद्दा इसी को लेके होता है। तो आगे हम समझते हैं विस्तार से इसको। हालांकि स्वायत्त क्षेत्र घोषित होने के बाद भी इस क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छुटपुट संघर्ष होते रहे, लेकिन क्योंकि सोवियत सरकार वहां पर थी तो उस वजह से उन्हें बीच में रोक दिया गया। अब बात करते हैं कि जब सोवियत संघ का पतन होना शुरू हुआ, यानी ये पतन हुआ 1980 के दशक में, तो सोवियत संघ का पतन होना शुरू हुआ तो 1988 में नगोर्नो काराबाख की विधायिका ने
आर्मेनिया में शामिल होने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसका मतलब इस एरिया की जो बहुसंख्यक ईसाई आबादी है वो चाहती है कि वो आर्मेनिया में शामिल हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने प्रस्ताव भी पारित कर दिया। अब प्रस्ताव पारित होने के बाद ऑब्वियसली टेंशन तो बढ़ेगी। अजरबैजान ये कैसे मान सकता है कि उसका एरिया उसके हाथ से निकल जाए। तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इस क्षेत्र में एक जनमत संग्रह किया गया और उसके बाद नगोर्नो काराबाख ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन अजरबैजान ने जनमत संग्रह को मानने से इनकार कर दिया और इनके बीच युद्ध की शुरुआत हो गई। कहा यह भी जाता है कि 1988 से 1994 के मध्य हुए संघर्ष में लगभग 10 लाख लोग विस्थापित हो गए और 30,000 लोग मारे गए। अब 1994 में रूस की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ और तब से ये क्षेत्र आर्मेनिया से समर्थित जाति आर्मेनियाई बलों के नियंत्रण में है। इसका मतलब उनके बीच युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन उसके बाद से ये क्षेत्र, चलिए मैप में आपको दिखाते हैं इस क्षेत्र के बारे में। ये जो आपको, हाँ ये मैप है और इस क्षेत्र में आप ये वाला हिस्सा देखिए। ये वाला हिस्सा आर्मेनिया के कंट्रोल में रहा है 1994 के बाद से, और जो बीच का हिस्सा है नागोर्नो काराबाख का वो तो स्वायत्त क्षेत्र है और वो तो विवादित है ही, लेकिन ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये युद्ध विराम के बाद से आर्मेनिया के कंट्रोल में है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे एरिया को अजरबैजान के अंदर माना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्थापित है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जातीय तनाव की भी कोई भूमिका है? तो नरजाति तत्व की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता दोस्तों। अधिकतर जानकार मानते हैं कि हाँ, इन दोनों देशों के बीच जातीय तनाव है और यही इनके बीच संघर्ष का मुख्य कारण है। अजरबैजान कहता है कि ये विवादित क्षेत्र इतिहास में उसके नियंत्रण में था, जबकि आर्मेनिया का कहना है कि यह क्षेत्र पूर्व में उसके साम्राज्य का हिस्सा था, क्योंकि यहाँ की बहुसंख्यक आबादी आर्मेनियाई ईसाई आबादी है। दोस्तों अब आप खुद समझ सकते हैं कि मुस्लिम बहुल अजरबैजान के नियंत्रण वाले क्षेत्र में ईसाई बहुल आबादी है। मतलब अजरबैजान का देश है, उनका देश है, लेकिन वहाँ पर ईसाई बहुल आबादी है जो कि चाहती है कि वो आर्मेनिया के कंट्रोल में जाना चाहते हैं, आर्मेनिया के साथ शामिल होना चाहते हैं, और ये जो एरिया है इस पर आर्मेनिया अपना अधिकार मानता है। चलिए अब नगोर्नो काराबाख क्षेत्र की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, हैं। तो ये जो नगोर्नो काराबाख का क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस इलाके को मुस्लिम बहुल अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से, दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर, व्यावहारिक रूप से इस क्षेत्र पर आर्मेनियाई अलगाववादियों का कब्जा है। जी हाँ, ये क्षेत्र लगभग 4,500 वर्ग किलोमीटर में फैला एक पहाड़ी इलाका है और इस क्षेत्र में गैस और कच्चे तेल की पाइपलाइनें भी हैं, जिसकी वजह से तनाव की स्थिति में यहाँ चिंता होना स्वाभाविक है। और सोवियत संघ के शासन में यह क्षेत्र अजरबैजान के अंतर्गत एक स्वायत्त क्षेत्र था। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। तो देखिए दोस्तों, स्पष्ट है कि तुर्की ने खुलेआम अजरबैजान का समर्थन किया है और ये चीज़ें बिल्कुल जगविदित है कि तुर्की, देखिए अब मैप में हम आपको लोकेशन दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये है तुर्की और ये है आपका आर्मेनिया और यहाँ पर है अजरबैजान। अब आर्मेनिया की स्थिति ये है कि वो बीच में है और तुर्की उसके पीछे है, तो तुर्की अजरबैजान का समर्थन कर रहा है और उसने खुलेआम न सिर्फ समर्थन किया बल्कि उन्हें सहायता भी प्रदान की, और अभी जो भयानक युद्ध हुआ उसमें उन्होंने पूरा साथ दिया। अब बात करें रूस की, तो उसकी भूमिका स्पष्ट सी है, क्योंकि उसके दोनों देशों के साथ संबंध जरूरी है, क्योंकि वह दोनों ही देशों को हथियार की आपूर्ति करता है। वहीं आर्मेनिया में उसका एक सैन्य अड्डा भी है। अब आप ये ध्यान दीजिए कि आर्मेनिया से उसके रिश्ते ज़्यादा प्रगाढ़ महसूस हो रहे हैं, क्योंकि आर्मेनिया में उसके पास सैन्य अड्डा भी है। लेकिन रूस की मजबूरी ये है, क्योंकि वो दोनों देशों को हथियार सप्लाई करता है, इसलिए वो चाहता है कि उसके दोनों देशों से संबंध नॉर्मल बने रहे और इसलिए वो इस क्षेत्र में शांति भी बनाए रखना चाहता है। साथ ही आर्मेनिया जो है वो रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO का सदस्य भी है। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये शांति समझौता रूस के लिए बहुत ज़रूरी था। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस समझौते के बाद रूस का दबदबा बढ़ा? फिलहाल ये कहना कठिन है, लेकिन तुर्की और कुछ अन्य पश्चिमी देशों को इस क्षेत्र से खदेड़ने में रूस सफल रहा। वहीं रूस शुरू से ही इस क्षेत्र में शांति सेना भेजना चाहता था, जिसका आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों विरोध करते रहे थे, लेकिन अब रूस इस समझौते के हो जाने के बाद ये काम कर सकेगा। अब दूसरी तरफ और भी रुख की हम बात करें तो अमेरिका, रूस और फ्रांस की भागीदारी वाले यूरोपीय सुरक्षा और सहकारिता संगठन के मिन्स्क ग्रुप ने कई वर्षों तक दोनों देशों के मध्य स्थायी शांति समझौते का प्रयास किया है। देखिए, इनके बीच शांति समझौता कराने का प्रयास चलता रहा इन दोनों देशों के बीच, लेकिन वो
विफल रहा। और यहाँ तक कि सितंबर में जब युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद अक्टूबर महीने में रूस ने संघर्ष विराम कराने का इनके बीच प्रयास भी किया, लेकिन उसमें भी उन्हें विफलता ही हाथ लगी। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की इसमें क्या भूमिका है और भारत का झुकाव है किसकी तरफ। तो देखिए, भारत का पक्ष जानने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। अब देखिए, 780 ईस्वी में थॉमस काना नामक एक आर्मेनियाई व्यवसायी मालाबार कोस्ट आया था और उसे कोदुंगलूर के शासक ने व्यापार की इजाज़त दी थी। ये चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आर्मेनिया का भारत के साथ संबंध किस प्रकार का है। और मध्यकालीन इतिहास में 16वीं शताब्दी की हम बात करें तो मुगल शासक अकबर ने आर्मीनियंस को आगरा में बसने का न्योता दिया और इस वजह से आर्मेनियाई व्यवसायियों को व्यापार में बहुत सी सुविधाएं प्रदान की गई। कहा तो ये भी जाता है कि अकबर की कई रानियों में से एक रानी मरियम जमानी बेगम भी आर्मेनियाई वंशज की संतान थी। अब वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में भारत के दृष्टिकोण की बात करें तो भारत ने आर्मेनिया और अजरबैजान को शांति से विवाद सुलझाने की सलाह दी है। हालांकि आर्मेनिया के साथ भारत के रिश्ते दिलचस्प रहे हैं और इसी वर्ष मार्च 2020 में भारत ने आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करने के लिए $4 करोड़ की डील की है। और 1991 में सोवियत गठन के 1991 में सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, उसके बाद भारत ने आर्मेनिया का समर्थन किया था और तब से अब तक 3 बार आर्मेनिया के राष्ट्रपति भारत आ चुके हैं। अब हम बात कर लें अजरबैजान के साथ भारत के संबंध कैसे रहे, तो वो भी दोस्ताना रहे हैं, लेकिन उनमें वो पहले जैसी बात नहीं है। अतीत की अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इत्यादि ने अजरबैजान की यात्राएं की थी, किंतु वर्तमान में अजरबैजान के साथ लगभग 20 वर्षों से भारत का कोई उच्च स्तरीय मेलजोल नहीं रहा। तो हम समझ सकते हैं दोस्तों कि भारत का पक्ष किसकी तरफ है। हालांकि भारत इस मुद्दे पर खुलकर आर्मेनिया का समर्थन नहीं कर रहा, क्योंकि उसे कश्मीर के मुद्दे पर कूटनीतिक स्तर पर प्रतिक्रियाएं झेलनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल क्लियर है कि भारत कहीं ना कहीं आर्मेनिया को ही सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो खुलकर उसका पक्ष नहीं ले रहा है, क्योंकि भारत को ये लगता है कि कश्मीर मुद्दे पर उसे फिर कूटनीतिक स्तर पर प्रतिक्रिया झेलनी पड़ सकती है। और अब सवाल उठता है कि इस युद्ध विराम या शांति समझौते का क्या मतलब निकाला जाए। क्या इस क्षेत्र में तनाव खत्म हो गया? तो इसका जवाब है नहीं। जहां एक तरफ अजरबैजान में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया की संसद में इस संघर्ष विराम की बहुत आलोचना की गई। आर्मेनिया का तो यहाँ तक कहना है, यहाँ तक उसका दावा है कि ये एक अस्थायी स्थिति है। दोस्तों, अभी हम आपको दिखाते हैं कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने क्या कहा। देखिए, ये आपके सामने है कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने कहा है ये कोई जीत नहीं है, लेकिन जब तक आप खुद को हारा हुआ ना माने तब तक आपकी हार नहीं हो सकती, और हम अपने आप को हारा हुआ नहीं मानते। तो स्पष्ट है कि ये एक अस्थायी स्थिति है और इसका मतलब भी साफ है कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ रूस के दबाव के बावजूद तुर्की झुकने को तैयार नहीं है, अर्थात यहाँ रूस के दबदबे को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इन दोनों के संबंधों को हमने अतीत में झांकने की कोशिश की और इनका संघर्ष क्यों शुरू हुआ और वर्तमान में स्थिति क्या है। वर्तमान में स्थिति ये है कि युद्ध विराम हो तो गया है, लेकिन ये युद्ध विराम अस्थायी सा लग रहा है और कब इनके बीच संघर्ष दोबारा शुरू हो जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब तक शांति है तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये चीज़ आगे भी बरकरार रहे, विश्व में शांति बरकरार रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की श्रृंखला का पहला वीडियो है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और इनके दोनों के संबंधों के ऊपर अच्छे से प्रकाश भी पड़ा होगा और आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो मेरा उद्देश्य भी यही है वीडियो बनाने का कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए और उसको सरल ढंग से समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।